Hello everyone, welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me Neha एंड अपने करंट अफेयर्स पॉइंटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इसके थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे लीगल सिनेरियोज़ की कि लीगल सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आए हैं करंट में, क्या बिल हैं, कौन से विधेयक आए हैं। तो लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया गया है 7 नवंबर 2020 को। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन की पूर्व सूचना देनी होगी जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में। जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले द्वारा कितने दिनों पूर्व दी जाएगी? तो करने वाले के द्वारा दी जाएगी 60 दिन पहले और कराने वाले के द्वारा दी जाएगी 30 दिन पहले। इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना। इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के कारण उद्देश्य और आशय की एक पुलिस जांच कराएगा जिलाधिकारी। अध्यादेश प्रतिबंधित करता है गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, धन, धोखाधड़ी या विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन को। अध्यादेश के अधीन केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अंतर धार्मिक विवाह करने पर विवाह माना जाएगा शून्य। अध्यादेश के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जा सकती है व्यथित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी या दत्तक संबंधी द्वारा। 2 या अधिक व्यक्तियों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 3 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 या उससे अधिक के जुर्माने का। अध्यादेश के अनुसार अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर दंड का प्रावधान है 3 से 10 वर्ष तक कारावास एवं 25,000 रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का। इस अध्यादेश के अधीन सभी अपराध होंगे संज्ञेय और अजमानतीय यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अध्यादेश के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर दंड हो जाएगा 2 गुना, यानी अगर सेकेंड टाइम इसका वायलेशन हो रहा है तो जो भी पनिशमेंट है वो डबल हो जाएगा। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंत्रिमंडल की सम्मति प्राप्त हुई है 26 दिसंबर 2020 को। कोविड-19 महामारी के कारण विधानसभा सत्र में न होने के कारण इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में राज्य मंत्रिमंडल ने जारी करने का अनुमोदन किया है 29 दिसंबर 2020 को। अध्यादेश को जारी करने के लिए राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अध्यादेश राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत राज्य में प्रभावी हुआ है 9 जनवरी 2021 को। अध्यादेश का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान 1 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 25,000 रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का है। अध्यादेश के अनुसार अवयस्क स्त्री SC/ST जाति के व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में दंड का प्रावधान है 2 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने का। अपना धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तन कराने पर अध्यादेश प्रस्ताव में दंड का प्रावधान है 3 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने का। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने या उसके प्रयास हेतु दंड का प्रावधान है 5 से 10 वर्ष का कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है 9 दिसंबर 2020 को। विधान परिषद में पारित न होने के कारण
इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी किया गया है 5 जनवरी 2021 को। यह अध्यादेश प्रतिबंधित करता है मवेशियों का वध। यह अध्यादेश संरक्षण देता है मवेशियों की सुरक्षा करने वाले लोगों को। अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का। अध्यादेश के प्रावधानों के दोबारा उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक के कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का। अध्यादेश के अंतर्गत मवेशियों के वध को बनाया गया है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 विधानसभा में पारित हुआ है 5 नवंबर 2020 को। इस विधेयक द्वारा निजी क्षेत्र में हरियाणा के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा 75%। प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है इस विधेयक का उद्देश्य। निजी क्षेत्र में नौकरियों में यह विधेयक लागू होगा 50,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में। यह विधेयक लागू होगा राज्य स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और भागीदारी फर्मों पर। मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तथा इसके प्रभावी होने की तिथि है 4 नवंबर 2020। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त है संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा। उक्त अध्यादेश संशोधन करता है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 में। इस अध्यादेश द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 यानी 36 में संशोधित किया गया प्रावधान लागू माना जाएगा 23 अक्टूबर 2015 से। अध्यादेश द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची से निरसित किया गया है 8th अनुसूची को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति की सहमति तथा इसके प्रभावी होने की तिथि है 28 अक्टूबर 2020। अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन किया गया वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु। उक्त आयोग के कुल सदस्य होंगे 17। यह आयोग अपने कार्य और वार्षिक रिपोर्ट रखेगा संसद के पटल पर। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन प्रदेशों से होंगे। पहला स्टेट है पंजाब, सेकंड दिल्ली, थर्ड हरियाणा, फोर्थ उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ इज फ्रॉम राजस्थान। आयोग में शामिल होंगे इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य। आयोग किसी परिसर के निरीक्षण के बाद आदेश जारी कर सकता है इकाइयों को बंद करने और बिजली व पानी की आपूर्ति बंद करने का। अध्यादेश में आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया गया है 5 वर्ष तक के कारावास या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने या दोनों का। आयोग के अध्यक्ष हैं MM कुट्टी। कराधान और अन्य विधियों, कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करेगा कराधान और अन्य विधियों यानी कतिपय प्रावधानों में छूट अध्यादेश 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी माना जाएगा 31 मार्च 2020 से। इन विधियों में शामिल है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, संपदा कर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961, कस्टम अधिनियम 1962, बेनामी परिसंपत्ति लेन देन पर रोक अधिनियम 1988 एवं वित्त संबंधी अधिनियम। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय का 100% छूट की सुविधा मिलेगी PM केयर फंड में। बैंकिंग विनियमों
संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम लागू हुआ है धारा 4 को छोड़कर 26 जून 2020 से। सेक्शन 4 इसमें एक्सक्लूडेड है। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 लागू हुई है 29 जून 2020 से। अधिनियम लागू हुआ है 26 जून से और जो सेक्शन 4 है वो 29 जून से इम्प्लीमेंट माना जाएगा। अधिनियम प्रतिस्थापित करता है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 में। उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में। विधेयक इस संस्था को यह अनुमति देता है कि वह मोहलत दिए बिना बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दे। आरबीआई को संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय है संघ सूची का, यानी कि यूनियन लिस्ट का। संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन विषय है राज्य सूची का। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की है 28 सितंबर 2020 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया है, जो लागू हुआ था 22 अप्रैल 2020 से। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 संशोधित करता है महामारी रोग अधिनियम 1897 को। यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान करता है सुरक्षा का। साथ ही यह अधिनियम महामारियों के प्रसार को रोकने के लिए शक्तियों का विस्तार करता है केंद्र सरकार की। अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को बनाया गया है संज्ञेय और अजमानतीय अपराध। यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य के दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था करता है 3 माह से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना। इस अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कारित करने हेतु हिंसक कार्य दंडनीय है 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत एफआईआर का अन्वेषण निरीक्षक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा 30 दिनों के भीतर। यह अधिनियम मुकदमे की जांच या विचारण समाप्त करने का प्रावधान करता है 1 वर्ष के भीतर। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है 28 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को। इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा व्यावहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 28 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के अधीन किस राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्टेट है गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा गांधीनगर, गुजरात में। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता होगी संपूर्ण भारत पर। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 28 सितंबर 2020 को। कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा संशोधन किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 में।
व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है 28 सितंबर 2020 को। संहिता इनके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है श्रमिकों और नियोक्ताओं के। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है 28 सितंबर 2020 को। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है 28 सितंबर 2020 को। इस संहिता का विस्तार है संपूर्ण भारत में। यह संहिता 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। ये जितने भी फैक्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ अपकमिंग एग्जाम। विदेश अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है 28 सितंबर 2020 को। यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया है लोक सेवक को। संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवक वो होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रावधानित है धारा 21 में। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई है 26 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तिथि से ये भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। लैंग्वेजेस आर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी। आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई है 26 सितंबर 2020 को। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ है 5 जून 2020 से। यह संशोधन अधिनियम संशोधन करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है नियामक प्रणाली को उदार बनाना। इस अधिनियम के अनुसार कुछ वस्तुओं जैसे दाल, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तेल और कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति केवल असामान्य परिस्थितियों में नियंत्रित कर सकती है केंद्र सरकार। अधिनियम के अंतर्गत युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। असामान्य परिस्थितियों में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 23 सितंबर 2020 को। यह संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ है 9 अप्रैल 2020 से। यह अधिनियम संशोधन करता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में। यह संशोधन अधिनियम निरसित करता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 को। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की कटौती की जाएगी जो प्रभावी माना जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। यह कटौती प्रभावी रहेगी 1 वर्ष तक। आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 21 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम द्वारा किन 3 आयुर्वेद संस्थानों के विलय का प्रस्ताव किया गया है? तो ये 3 संस्थान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन जामनगर। यह अधिनियम इस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की
आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान के खातों का ऑडिट किया जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 25 सितंबर 2020 को। अधिनियम की धारा 3 प्रावधानित करती है भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन की। भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय होगा न्यू दिल्ली में। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है 19 अप्रैल 2020 को। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार गठित करेगी एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख होगा नागरिक उड्डयन महानिदेशक। अधिनियम केंद्र सरकार को गठन करने की शक्ति प्रदान करती है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन अधिनियम 2020 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश को निरस्त करता है, प्रभावी माना जाएगा 5 जून 2020 से। यह अधिनियम संशोधन करेगा दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 में। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हुई है 9 जून 2020 को। भारतीय संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि कृषि एवं पशुपालन को संगठित करने के साथ गाय व बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करें। दिस प्रोविजन इज एन आर्टिकल 48 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अध्यादेश संशोधन करता है गोवध निवारण अधिनियम 1955 में। अध्यादेश किन पशुओं से संबंधित अपराधों का पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, तो ये है गोकशी राज्य में। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 राज्य में प्रभावी है 6 जनवरी 1956 से। अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम में नई धारा जोड़ी गई 5ख यानी 5B। इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रस्तावित दंड है 1 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है 25 मार्च 2020 को। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ न्यू दिल्ली एवं राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ तिरुपति को परिवर्तित किया जाएगा केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालयों में। इस अधिनियम के अनुसार किन विश्वविद्यालयों में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये है संस्कृत भाषा में। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उक्त विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार कुलपति समेत नियुक्त करेगी कुल 15 सदस्य। उक्त कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा कुलपति यानी कि चांसलर। प्रत्यक्ष कर विवाद को विश्वास विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की है 17 मार्च 2020 को। विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख वर्ष 2020-21 के बजट में किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इस अधिनियम का उद्देश्य कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। प्रत्यक्ष कर संबंधी मार्च 2020 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस झील को जीवित इकाई लिविंग एंटिटी घोषित किया था। वो झील है सुखना झील को। इस निर्णय को देने वाली पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति दे राजीव शर्मा एवं हरिंदर सिंह सिद्धू। इस फैसले के अनुसार सुखना झील है एक विधिक व्यक्ति यानी लीगल पर्सन। सुखना झील के वास्तुकार थे ली कॉर्ब्यूसियर। 126वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की है 21 जनवरी 2020 को।
यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात संविधान का संशोधन अधिनियम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ है 25 जनवरी 2020 से। ये संशोधन अधिनियम संशोधित करता है संविधान के अनुच्छेद 334 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 334 में प्रावधानित लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी समय सीमा बढ़ाई गई है 10 वर्ष तक। इस संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को उत्सादित किए जाने के बाद बंद किए गए विभिन्न संचार माध्यमों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी अनुराधा भसीन और गुलाब नबी आज़ाद ने। अनुराधा भसीन संपादक हैं कश्मीर टाइम्स की और गुलाम नबी आज़ाद नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। इस याचिका में प्रश्न विद्यमान था मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित। इस याचिका पर न्यायालय ने निर्णय दिया था 10 जनवरी 2020 को। उच्चतम न्यायालय द्वारा इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को माना गया है मौलिक आधार। इस फैसले को सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति त्रय NV रमना, R सुभाष रेड्डी और BR गवई। इस फैसले के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(6) द्वारा। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की है 5 दिसंबर 2019 को। यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 को। संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान करता है ट्रस्टी पद से। साथ ही इस संशोधित अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक का ट्रस्टी होगा लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में ट्रस्टी के रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान था केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उक्त संशोधन द्वारा दल विशेष को ट्रस्टी के रूप में बनाया जाना राष्ट्रीय स्मारक को बनाता है गैर राजनीतिक। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए और घायल हुए लोगों की स्मृति के निर्माण का प्रावधान करता है एक राष्ट्रीय स्मारक का। ई सिगरेट निषेध विधेयक 2019 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते ही अधिनियम बना 5 दिसंबर 2019 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करेगा ई सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 को। ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू माना जाएगा 18 सितंबर 2019 से। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का। इस अधिनियम के अधीन ई सिगरेट का भंडारण करने पर सजा का प्रावधान किया गया है 6 माह तक का कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। उक्त संदर्भ में भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई है 9 अगस्त 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रतिस्थापित करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनके संरक्षण और उनको प्रभावी बनाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 9 अगस्त 2019 को। उक्त अधिनियम प्रभावी हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। उक्त अधिनियम द्वारा 21 राज्य को जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो ये है जम्मू और कश्मीर राज्य को। आर्टिकल 370 क्लॉज 1 के साथ पठित आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 के निरसन की घोषणा की 6 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019 की तिथि है 5 अगस्त 2019। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। लोकसभा द्वारा सरोगेसी विधेयक 2019 पारित किया गया है 5 अगस्त 2019 को। इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी का विचारार्थ सौंपा गया है 21 नवंबर 2019 को। एक प्रथा जहां एक महिला बच्चे के जन्म के पश्चात इच्छुक दंपति को सौंपने के इरादे से गर्भ धारण करती है, वह कहलाएगी सरोगेसी। विधेयक प्रतिबंधित करता है वाणिज्यिक सरोगेसी को यानी कमर्शियल सरोगेसी को। विधेयक अनुमति देता है परोपकारी सरोगेसी को। इन शॉर्ट इट कैन बी डन ओनली इन द गुड फेथ। केंद्र सरकार गठन करेगी राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का। राज्य सरकार गठन करेगी राज्य सरोगेसी बोर्ड का। सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा इच्छुक दंपति की माना जाएगा जैविक संतान ऑर्गेनिक चाइल्ड। भारत में सरोगेसी को विधिक मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 2002 में। सरकारी अधिसूचना द्वारा भारत में विदेशी दंपतियों हेतु सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है वर्ष 2015 में। भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी 228वीं रिपोर्ट में। लेखराज मेड़ा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था 23 दिसंबर 2020 को। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरक्षण दिए जाने के उद्देश्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में उठाया गया प्रश्न संबंधिता भर्ती परीक्षा में लंबाई में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र को देरी से जमा करने से। लंबाई में छूट का प्रावधान संबंधित है SC/ST जाति के उम्मीदवारों से। अर्नब गोस्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत संबंधी आदेश दिया था 27 नवंबर 2020 को। यह मामला संबंधित है आत्महत्या के दुष्प्रेरण से। उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी 11 नवंबर 2020 को। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि इसे नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न का एक उपकरण नहीं बनाना चाहिए आपराधिक कानून को। उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ट्वीट करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी माना प्रशांत भूषण को। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण को पर दंड अधिरोपित किया था ₹1 का जुर्माना। 27 नवंबर 2020 को एक मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का। इस आयोग द्वारा नियुक्त किए जाएंगे विभिन्न अधिकरणों के सदस्य। उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा यानी हेट स्पीच के संबंध में निर्णय सुनाया अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस निर्णय को सुनाने वाली पीठ के न्यायाधीश थे AM खानविलकर एवं संजीव खन्ना। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बहुलवाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में घृणास्पद भाषण या बयान लोकतंत्र में किसी भी वैध तरीके से योगदान नहीं कर सकता और वास्तव में यह निरस्त कर देगा समानता के अधिकार को। इस मामले में न्यायालय ने इनके बीच अंतर को स्थापित किया है। मुक्त भाषण और
घृणास्पद भाषण के बीच में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करना, पक्ष रखना या आलोचना करना है मुक्त भाषण। किसी लक्षित समुदाय या समूह के प्रति घृणा पैदा करना या फैलाना है घृणास्पद भाषण। 14 दिसंबर 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विद्या ट्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मामले में निर्णय दिया जो संबंधित था भूस्वामी और किराएदार से। इस मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्णित किस मामले में निर्णय को पलट दिया, तो दैट केस वाज हिमांगनी इंटरप्राइजेज वर्सेस कमलजीत सिंह अहलूवालिया। उक्त मामले किस अधिनियम से संबंधित हैं, तो इट इज़ रिलेटेड टू संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भूस्वामी किराएदार विवादों में मध्यस्थता हो सकती है, सिवाय जब यह आते हैं किराया नियंत्रण कानून के अधीन। 2 दिसंबर 2020 को उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया कि जब अन्वेषण संस्था द्वारा मानवाधिकारों का हनन किया जाता है तब वह अधिकारी है पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज पाने का। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। 9 नवंबर 2020 को वायु प्रदूषण रोकने हेतु प्रतिबंध लगाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यानी एनजीटी द्वारा। उक्त प्रतिबंध प्रभावी रहा 9 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया 7 अक्टूबर 2020 को। सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को उच्चतम न्यायालय ने माना है अस्वीकार्य। उक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में। उक्त निर्णय दिया गया अधिवक्ता अमित साहनी की याचिका पर। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया जिसमें शामिल थे न्यायमूर्ति एस.के. कौल, कृष्णा मुरारी और ऋषिकेश रॉय। उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित निर्णय दिया 4 मार्च 2020 को। इस पीठ में शामिल थे जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस वी सुब्रमण्यम। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी के संबंध में एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर के संबंध में निर्णय दिया जिसे जारी किया था भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई। रिजर्व बैंक द्वारा उक्त परिपत्र जारी किया गया था 6 अप्रैल 2018 को। उक्त परिपत्र द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन के माध्यम से व्यापार पर। साथ ही उक्त परिपत्र द्वारा उक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने से मना किया गया था बैंकों को। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय में उक्त परिपत्र को कर दिया गया है निरस्त। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया। इस याचिका को दाखिल किया गया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आधारित है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर। 7 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम राज्य के मामले में दिया गया निर्णय संबंधित है मृत्युकालिक कथन से यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन से। निर्णय के अनुसार मृत्युकालिक कथन संपुष्टि के बिना भी आधार है दोष सिद्धि का, मीन्स इट कैन बी द ग्राउंड विदाउट एनी corroboration। अनंत कामिल्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में 7 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संबंधित है गैर इरादतन हत्या से। उक्त मामले में निर्णय देने वाली उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ में शामिल थे जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस M.R. शाह। निर्णय के अनुसार यदि आरोपी का इरादा मृतक को ऐसी चोट पहुंचाने का ना हो जिससे मृत्यु कारित हो तो ऐसा अपराध अर्थात गैर इरादतन हत्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आएगा, सेक्शन 304 के अंतर्गत। 13 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार यानी कि RTI के दायरे में शामिल है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल।
So that's it for this video. See you in the next video with some more important facts. Thank you so much for watching.